हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आने चाहिए। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट में आपको क्या आना चाहिए? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं एंड इरेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो रैशनल एंड इरेशनल ये आपको पता होना चाहिए। तो रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? जिन्हें आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं या डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या फिर आप इसे लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। और क्या कंडीशन होती है रैशनल नंबर्स की? यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना q, जिसे आप क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। p क्या है आपका? न्यूमिनेटर। तो डिनोमिनेटर q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों नहीं होना चाहिए उसका रीज़न समझिए। अगर मैं p की जगह पर कोई नंबर लेती हूँ, मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 5/0, तो क्या आंसर आएगा मेरे पास? तो आंसर आएगा कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो और वी कैन से इन्फिनिटी। इसी वजह से हम q को ज़ीरो नहीं ले सकते। और क्या होना चाहिए कंडीशन? एक और कंडीशन है, p एंड q या फिर a या b ये कैसे होने चाहिए? ये होने चाहिए इंटीजर। और इंटीजर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लाइन है आपके पास, यहाँ बीच में मैंने ज़ीरो लिख दिया, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स आ गए। राइट, तो ये सब क्या है? इंटीजर्स ही तो है। तो कंडीशन क्या होती है कि p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए। और क्या पता होना चाहिए हमें? q जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है आपने यहाँ पे देख लिया है। इसके साथ ही एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि p एंड q को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है। और हमेशा ये नंबर कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा a एंड b, तो a एंड b मेरे दो नंबर्स हैं, राइट। तो इनके जो हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे ना, या आप कह सकते हैं उनका आप जब HCF निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो वो हमेशा 1 आना चाहिए। इसके अलावा 2, 3, 4 ये कोई नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। अब ये सारी कंडीशंस अगर हैं तो वो कहलाएंगे रैशनल नंबर्स, राइट। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। तो एक बात और आपको याद रखनी है, रैशनल नंबर जो होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग। कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो टर्मिनेट हो जाते हैं मतलब फुली डिवाइड हो जाते हैं, विच मीन्स इनका रिमाइंडर ज़ीरो आता है। तभी तो मतलब हुआ ना कि पूरी तरह से डिवाइड हो गए। तो ये टर्मिनेट कर जाते हैं, इनका कुछ ना कुछ एंड होता है, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। या फिर ये अपने आप को फिर रिपीट करते जाते हैं जब हम डिवाइड करते हैं ना तब। तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो डेसिमल एक्सपेंशन पे मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके पूरा देखिए। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये सब क्या है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल √2 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के जो नंबर्स है ना वो सब क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे, राइट। और इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इसके साथ ही ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। तो ये भी आपको अगर नहीं पता है तो इस पर भी वीडियो बनी हुई है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। चलिए अब आपको क्लियर हुआ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं।
तो हम आगे कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं थ्योरम की। तो पहली जो थ्योरम है वो थ्योरम आपको क्या बताएगी या क्या समझाएगी? वो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या समझाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? तो वो ये बताती है अगर आप कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं? अगर आप कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कंपोजिट नंबर लेती हूँ 125 125, राइट? तो ये कैसे पता किया कि ये कंपोजिट नंबर है? तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं ना, उनके हमेशा मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं, ठीक है? इसका मतलब है मुझे 125 के क्या निकालने होंगे? फैक्टर्स निकालने होंगे। तो निकालते हैं हम फैक्टर। 125 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? 125 के फैक्टर निकालने के लिए जो मेथड है उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए। चलिए अब यहाँ पर ये किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है, कर दीजिए। ये हो गया एंड ये हो गया कंप्लीटली डिवाइड, और आपके पास 125 के फैक्टर निकल के आए 5 इंटू 5, राइट? ये फैक्टर्स निकल के आ गए। तो आपको क्लियरली दिख रहा है मोर देन 2 फैक्टर्स तो है ना, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, इसका मतलब ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो इस नंबर को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। और आपको क्या देखने पे समझ आ रहा है? इनटू का साइन है ना ये, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट भी तो कह सकते हैं आप। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर का फॉर्म। तो इसका मतलब हुआ हमने कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, राइट? तो यही बात बताती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि आप किसी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं? आप किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में बता सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपको और भी समझना है अच्छे से तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए अब एक और थ्योरम हमें डिस्कस करना होगा, और वो थ्योरम कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे कि लिखा है ए स्क्वायर बाय पी, या फिर लिख देती हूँ ए स्क्वायर बाय बी, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ ना, b डिवाइड ए स्क्वायर, देन b ऑल्सो डिवाइड a। यही बात बोलती है थ्योरम नंबर 1.3, और इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ए की प्लेस पर 5 का स्क्वायर अपॉन 5। तो ये जो 5 का स्क्वायर है, तो मैं अगर इसे करती हूँ तो 5 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 5 विल बी 25 अपॉन 5। अब क्या ये कैंसिल आउट हो रहे हैं? तो हो रहे हैं। और अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 5/5 तो ये भी तो कैंसिल आउट हो रहा है। बस यही बात बताई है, किस पे? यहाँ पर दिखाई है कि ए स्क्वायर बाय बी, इसका मतलब है बी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन बी ऑल्सो डिवाइड ए। और ये पूरी की पूरी थ्योरम है 1.3, जिसे मैंने समझाया है वीडियो में। आप चाहें तो वहाँ जाके इसे और अच्छे से देख सकते हैं। चलिए एक और टॉपिक को हमें पढ़ना होगा। एक मेथड है जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या नाम है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो क्या होती है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो होती है वो ये बताती है, जब आपको पहले से ही पता है कोई स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या ट्रू है ना? जब आपको पता है पहले से कि कोई जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप इस स्टेटमेंट को जो कि पहले से ही ट्रू है, इसे आप फॉल्स मान के, गलत मान के आगे सॉल्व करते जाते हैं। क्या करते हैं? इसे आगे सॉल्व करते चले जाते हैं। तो आपको लास्ट में या बीच में कहीं क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आती है या कोई एरर सामने आ जाती है, बस तो अब जो बात सही थी उसे आप गलत मान रहे हैं, तो आपके गलत मानने से जो सही बात है वो गलत तो हो नहीं जाएगी। बस इसी मेथड को कहा गया है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और यही मेथड का यूज करके अभी हम प्रूव करेंगे √5 को इरेशनल। चलिए अब हम हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं,
प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। तो चलिए रूट 5 को भी आप इसी तरह से करेंगे जैसा मैं सिखा रही हूँ अभी। और अगर यहाँ पर आ जाता है रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कीजिए तो आप उसे भी इसी तरीके से कर सकते हैं प्रूफ। और अगर आपको यहाँ आ जाता है कि रूट 3 को बताइए इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे, तो बिल्कुल जो अभी आप रूट 5 को सीखेंगे करना, आप वहाँ पे 5 की जगह रख दें। 2 आता है तो यहाँ पर 2 रखें, यहाँ 3 आ जाता है तो रूट 3 रख दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। तो चलिए सब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है ये 10th बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि रूट 5 या फिर रूट 2 या फिर रूट 3 को इरेशनल प्रूफ कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी हमने सीखा था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो मैं इसे प्रूव करने में बिल्कुल यूज़ करूँगी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसका मतलब है मुझे इसे उल्टा मानना होगा। उल्टा मानना मतलब इरेशनल की जगह मैं इस रूट 5 को मानने वाली हूँ रैशनल। तो लेट अस, आपको ये सब लिखना है, अज्यूम, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। ये हम क्यों मान रहे हैं बच्चों? अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इसी वजह से मान रहे हैं। आप यहाँ पे रीज़न भी लिख सकते हैं कि हम ऐसा क्यों मान रहे हैं। ठीक है, अब रूट 5 जब आपने कहा है रैशनल है, सॉरी रैशनल है, तो आपको पता होना चाहिए रैशनल का फॉर्म तो कुछ इस तरह से होता है, रेशो के फॉर्म में दिखाते हैं p/q, या फिर आप मान लीजिए इसे a/b, आपकी मर्जी है, आप जो भी मान सकते हैं इसे, या तो a/b मान लीजिए या फिर p/q लेके चलिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ p/q। अब ये तो रैशनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो फिर कैन नॉट डिवाइड बाय 0 हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, एंड p एंड q, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, p एंड q कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, p एंड q को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब है सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन होती हैं रैशनल होने के लिए। और अभी आपने माना विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो इसलिए इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। ठीक है, मैं दोनों ही साइड पर स्क्वायर कर देती हूँ। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, मैथ्स में हम दोनों ही साइड पे करते हैं ना, एक साइड पे तो करेंगे नहीं, तो कर दीजिए। चलो, ये हो गया स्क्वायर। अब रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा, 5 ही होगा। अगर आपको रूट्स के मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं आते तो प्लीज़ मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके उसे ज़रूर देखें। तो रूट 5 इंटू रूट 5 विल बी 5 इज इक्वल टू p इंटू पी विल बी p स्क्वायर, q इंटू क्यू विल बी q स्क्वायर। राइट, अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यही हुआ ना, 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू पी स्क्वायर, यही मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो 5 में आपने इंटू किया तो हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब कुछ है ही नहीं, तो इसमें जब इंटू पी स्क्वायर होगा तो पी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखने पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर 5 यहाँ कुछ नहीं है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और जब ये मल्टीप्लिकेशन का 5 यहाँ जाएगा यहाँ पर, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर बाय 5 बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये बता रहा है 5 डिवाइड p स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड p। और ये बात हमने कहाँ से लिखी, थ्योरम 1.3 से। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और ये बात क्लियरली आपको यहाँ से दिखाई भी दे रही है। अब मैं क्या करूँगी, अब ध्यान से देखिए। अब इस p की जगह पर हम क्या करें, इस p की जगह पर मैं रख देती हूँ p इज इक्वल टू, कुछ भी रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम इस p की जगह पर रख देते हैं 5c। क्या रख दिया मैंने, 5c रख दिया।
ठीक है। तो इस p की जगह पर मैंने क्या रखा 5c, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो अब मैं ये जो p की वैल्यू है ना बच्चों, इसे प्लेस करूंगी इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो अभी अभी हमने बनाया है। तो चलिए रख देते हैं, ये हो जाएगा 5q² एज इट इज़, p की जगह पर हमने रख दिया 5c का स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज़ है 5q² इज इक्वल टू आपने 5c इंटू 5c कितना हो जाएगा 5×5 = 25c², ठीक है। तो अब इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसे क्या मान लीजिए, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर भी तो सेम जो मैंने यहाँ बताया था, यहाँ कुछ नहीं है, इनटू है, और ये जब यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैंसिल आउट हो रहा है ये नंबर, तो कर दीजिए 5 टाइम में, कितने टाइम में हुआ 5 टाइम में, तो q² क्या आया 5c²। अब मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है तो मुझे इसे इरेज करना होगा। आई होप आप सब समझ पा रहे हैं ठीक से। q² क्या आया मेरे पास अभी, q² इज इक्वल टू 5c², ठीक है, ये आया। और ये हम ये भी लिख सकते हैं इसकी हेल्प से, यहाँ पर जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इंटू में जा रहा है ना, तो मैं इसे ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना, ये c² यही रहने दीजिए, ये q²/5 कर दीजिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जैसे आपने अभी यहाँ लिखा था वैसे ही हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है, ये भी थ्योरम नंबर 1.3 की हेल्प से किया है हमने, ठीक है। 5 डिवाइड्स q², अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि मैं आगे लिख सकूँ। 5 डिवाइड q², देन 5 ऑल्सो डिवाइड q, ये लिख सकते हैं। और अभी हमने ये इसको मान लिया था ना, सबसे पहले इक्वेशन 1 तो बना चुके थे हम, 2 भी हमने बना दी, और दोनों ही इक्वेशन से आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इन दोनों में ही 5p को भी डिवाइड कर दे रहा है, 5q को भी डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब है इन दोनों के कॉमन फैक्टर तो 5 आ रहा है, 1 तो आ ही नहीं रहा। और हमने क्या माना था, को प्राइम मतलब कि 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए, यहाँ पर कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, तो ये जो बात आपने मानी थी वो तो गलत हो गई, और ये रैशनल प्रूफ तो हो ही नहीं पाया। इसका क्या मतलब हुआ कि √5 क्या है, इर्रेशनल है। और इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट भी लिखना होगा। क्या है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट कहता है दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen cause of or false or incorrect assumption that √5 is rational, so we conclude that √5 is irrational and hence proved। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, दिस contradiction has arisen cause of our incorrect or false assumption that √5 is rational। वो बात तो हो गई गलत साबित, अभी हमने करके दिखाया। so we conclude that √5 is irrational, इसीलिए √5 क्या है, irrational है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और एजुकेशनल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।